नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बेहद अच्छी खबर के साथ। जी हां, भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी को DGCI ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। इसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाया जा सकेगा। जाइडस कैडिला के मुताबिक उसने भारत में अब तक 50 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल किया है। ये देश में उपलब्ध होने वाली चौथी और मंजूरी पाने वाली 6वीं वैक्सीन है। अब तक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक भी इस्तेमाल हो रही है। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी ये भारत में उपलब्ध नहीं है। ज़ाइकोव डी एक निडल फ्री वैक्सीन है। ये जेट इंजेक्टर के रूप में लगेगी। इससे वैक्सीन को हाई प्रेशर के लोगों के स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। जाइडस कैडिला एक साल में 24 करोड़ डोज के उत्पादन की बात कर रही है। कंपनी की तैयारी ऐसी है कि अप्रूवल मिलने के कुछ ही दिन बाद ये बाजार में भी आ जाएगी। कंपनी हर महीने 2 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन करेगी। रायगढ़ जिले ने 100% लोगों को पहली डोज वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। प्रदेश में अब रायगढ़ ऐसा पहला जिला बन गया है जहां हर ब्लॉक में 18+ और 45+ उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। लोगों में जागरूकता की कमी से लोइंग, खरसिया, धर्मजयगढ़, लैलूंगा और सारंगगढ़ में वैक्सीन की रफ्तार कुछ धीमी थी। ये देखते हुए जिले में महाअभियान चलाकर एक दिन में 1,44,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। फिर 13 दिन में ही 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। जिले की उपलब्धि की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अन्य जिलों से भी ऐसी ही सफलता की उम्मीद की है। आपको बता दें, देश में अब तक ओडिशा के भुवनेश्वर, उत्तराखंड के बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले में वैक्सीन 100% पूरा हो पाया है। अब छत्तीसगढ़ में रायगढ़ पहला ऐसा जिला बन गया है जो इस लक्ष्य को पाने में सफलता हासिल कर पाया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आज भीषण सड़क हादसे में मजदूर को ले जा रहे डंपर के पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस दर्दनाक हादसे में मारे गए सभी मजदूर मध्य प्रदेश के खरगोन और धार जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए अपने घरों के लिए मध्य प्रदेश आ रहे थे। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 16 मजदूर दब गए। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं 5 लोगों ने अस्पताल में जाते समय दम तोड़ दिया। घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस अधीक्षक अरविंद ने मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क साधा और उन्हें इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मृतकों में धार जिले के भी होने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद धार जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह उनको सूचना दी गई और उन्हें अधिकारियों को महाराष्ट्र बुल्ढाना रवाना करने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना नामक जगह में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ लोग हैं, उसमें नायब तहसीलदार, एक सब इंस्पेक्टर और 2 आरक्षक की टीम हमने रवाना की है, जो वहां पहुंच के और जो जिला प्रशासन है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हर संभव मदद जो उनको एक्सटेंड की जा सकती है वो करेंगे। नारायणपुर में नक्सली हमले में ITBP के 2 जवान शहीद हो गए। केड़ेमेटा कैंप से जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी वो नक्सलियों के एम्बुश में फंस गए। इस हमले में महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले ITBP के असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर शिंदे और पंजाब के रहने वाले ASI गुरमुख सिंह शहीद हुए हैं। हमले के बाद नक्सली जवानों की AK-47 राइफल, एक वॉकी टॉकी और बुलेट प्रूफ जैकेट भी लूट ले गए। शहीद जवानों के शव को नारायणपुर जिला मुख्यालय लाया गया। पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बस्तर IG सुंदरराज P समेत ITBP, BSF, पुलिस विभाग के आला अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिसके बाद शहीदों की पार्थिव देह को गृहग्राम रवाना किया गया। नक्सल घटना पर CM भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है। तो कल सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने एम्बुश की और उसके कारण नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक ITBP के असिस्टेंट कमांडेंट है जो महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले हैं, तो वहीं एक पंजाब के जवान बताए जा रहे हैं। वहीं CM भूपेश बघेल ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इससे पहले उनके शवों को गृहग्राम रवाना करने से पहले उन्हें नारायणपुर में भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
शिंदे साहब और ये एसआई गुरमुख सिंह साहब, दोनों का गोली लगने के पश्चात स्पॉट में उनको दोनों का काफ़ी ब्लीडिंग होने के कारण से उनके डेथ हो गए थे। और आसपास इलाके में फिर डीआरजी और आईटीबीपी के इन्फोर्समेंट पार्टी जाकर एरिया को अभी क्लियर किया। दोनों शहीदों को डेड बॉडी ले जाकर अभी उनका अंतिम सलामी इधर नारायणपुर देकर अग्रिम कार्रवाई के लिए फिर दोनों का पार्थिव शरीर को रवाना किया गया है। भाजपा के राष्ट्र महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तालिबान के समर्थन में बयानबाजी कर रहे लोगों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं और ये भारत की बदकिस्मती है कि भारत में भी तालिबानी मानसिकता के समर्थक लोग हैं। शाजापुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए विजयवर्गीय ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा, अभिनेत्री स्वरा भास्कर सहित उन तमाम लोगों पर निशाना साधा जिन्होंने हाल ही में तालिबान के समर्थन में बयान दिया था। वहीं उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने इन घटनाओं को चिंताजनक बताते हुए कहा कि देश में अर्बन नक्सल प्रवृत्ति के लोग हैं जो देश विरोधी कृत्य कर रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में हिंसा की सीबीआई जांच पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अच्छा कदम है और सीबीआई जांच बंगाल राज्य सरकार के गाल पर करारा तमाचा है। अर्बन नक्सल लोग हैं जो देश में समाज विरोधी और देश विरोधी काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव कहीं न कहीं दिखाई देता है, पर इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कभी भी समाज के द्वारा एक तरफ कर दिए जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के नारों से समाज में देश में जो फर्क पड़ता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी खबरें कौन सी रहेंगी। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े विवेक पटैया, तो वहीं रायपुर से हमें जानकारी देने के लिए प्रिया भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। विवेक, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, आज क्या कुछ खास रहने वाला है मध्य प्रदेश में, जानकारी दीजिए। मध्य प्रदेश की सरगर्मियों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन महाअभियान की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और तमाम जो फील्ड के अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। 25 और 26 अगस्त को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान होने वाला है, जिसमें सरकार की प्राथमिकता है कि वैक्सीनेशन का दूसरा डोज सभी को प्राथमिकता के साथ लगे और जो लक्ष्य रखा गया है करीब 20 लाख वैक्सीनेशन के दूसरे डोज की सभी लोगों को खुराक लग जाए, ये सरकार का लक्ष्य है। इन सभी तैयारियों पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे कलेक्टरों से। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में और अधिक सियासी सरगर्मियों की बात करें तो बीजेपी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें चुनाव होने हैं, जो उपचुनाव, एक लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव। इन उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव क्षेत्र के प्रभारियों, वहां के पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों, वहां जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है उन क्षेत्रों में उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बैठक आज भोपाल में होगी और तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार अपने पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव क्षेत्रों में सक्रिय है और लगातार वहां पर जो कार्यकर्ता है वो लगातार काम कर रहे हैं। चुनाव क्षेत्र में जो प्रभारी बनाए गए वो लगातार काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आज इन सरगर्मियों पर सबकी नजर है और मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में आखिर देखना होगा कि कलेक्टरों की तैयारियों को लेकर क्या कुछ मुख्यमंत्री अधिक निर्देश देते हैं। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा आज से विशाल पदयात्रा निकाला जाएगा। वो भी जो धर्मांतरण का मुद्दा है उसके खिलाफ आज से रायपुर में शुरुआत की जा रही है। रायपुर के रामकुंड से इसकी शुरुआत की जाएगी और प्रेस क्लब मोतीबाग चौक के पास इसको खत्म किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है और वो कह रही है कि धड़ल्ले से धर्मांतरण का जो काम है वो चल रहा है। ये केवल न आदिवासी क्षेत्रों में बल्कि राजधानी में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके की चीजें चल रही हैं और इसी क्रम में आज राजधानी रायपुर में यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा प्रदेश भर में लगातार संक्रमण की रफ्तार जो है वो धीमी हो रही है और बीते 24 घंटे में 48 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ये राहत देने वाले आंकड़े हैं आकांक्षा। इसके अलावा 17 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर 0 केस आज दर्ज किए गए हैं। तो स्थितियां लगातार बेहतर हो रही हैं और लगातार जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं।
कोरोना से मरने वालों की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में केवल एक मौत हुई है, वो भी उन्हें कोई अन्य बीमारी भी थी कोरोना के अलावा भी। तो लगातार स्थितियां बेहतर हो रही हैं, लगातार संक्रमण की रफ्तार जो है वो धीमी हो रही है, लेकिन इन सब के इतर यह भी जरूरी है कि जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं या जिनकी वैक्सीन का नंबर आ रहा है तो वो लोग कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें और वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। बिल्कुल प्रिया, तो आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी, उनका एक शॉर्ट फॉलोअप हमने अभी लिया है। आगे भी ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के कई विकास कार्यों की सौगात दी। किसानों को न्याय योजना की किश्त और गोधन योजना के हितग्राहियों के पैसे ट्रांसफर किए गए। साथ ही रायपुर में बस टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया। सीएम ने अंग्रेजी सरकारी स्कूल भी छात्रों को समर्पित किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों के लोकार्पण और उद्घाटन की झड़ी लग गई। सीएम भूपेश बघेल ने 6 जिलों में नए कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं किसानों को न्याय योजना की किश्त उनके खाते में डाली गई। साथ ही रायपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी शुभारंभ किया गया। इसके अलावा रायपुर में यात्री शेड, सीवरेज प्लांट, अंग्रेजी स्कूल और मल्टी लेवल पार्किंग को भी सीएम ने जनता को समर्पित किया। इस भवन निर्माण में सभी साथियों का, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का, विधायकों का, हमारे दानदाताओं का और जिन लोगों ने इस कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग दिया है उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बनाए जाएं, निर्माण किए जाएं। जहां पहले से अच्छे कार्यालय हैं तो वहां पर उनका पुनर्निर्माण किया जाए और बाकी जगह नए कार्यालय बने। तो ये काम चालू है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। 1522 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसमें धान के लगभग 20,53,500 किसानों का 1500 करोड़ और लगभग 22 करोड़ रुपया गन्ना का अतिरिक्त राशि के रूप में किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। सद्भावना दिवस के मौके पर 21 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। साथ ही गन्ना किसानों और गोबर विक्रेताओं को भी भुगतान किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने राजीव आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टे भी वितरित किए। बस स्टैंड बने ही एकर लाभ निश्चित रूप से प्रदेशवासी के साथ साथ दूसरा प्रदेश मन के भी यात्री मन के मिली। और बस स्टैंड से कोई भी फ्लाईओवर है, बस स्टैंड है, यहाँ के मल्टीप्लेक्स है, यहाँ के मॉल है, यहाँ के दलाल है, यहाँ के मार्केट है, यहाँ के कॉलेज है, यहाँ का हॉस्पिटल है, एक से शहर के पहचान है। करोड़ों की ये विकास योजनाएं आने वाले दिनों में प्रदेश में ढांचागत विकास की राह आसान करेगी, जिससे किसान मजदूर से लेकर छात्र नौजवानों की उम्मीदों को नए पंख लगेंगे। इस दौरान सीएम के साथ ही दूसरे जनप्रतिनिधियों ने भी बिना किसी भेदभाव के विकास के कार्य लगातार करते रहने की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा का भोपाल के बीजेपी दफ्तर में समापन हुआ। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। सभी नए मंत्रियों का जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो लोग हमारे विरोध में अभियान चलाते हैं वो हमारी सरकार के मंत्रिमंडल का स्वरूप देखें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि हमारे विरोधी अनुसूचित जाति के विरोधी होने की बात करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, खुले में मुझसे बहस कर लें। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ नहीं किया, सबसे ज्यादा हमने इस वर्ग के लिए काम किया। और मैं हमारी शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मध्य प्रदेश के जहां हितों की बात आएगी, मैं हमेशा जो है ना मध्य प्रदेश के अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, जब भी अवसर आएगा मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ा रहूंगा।
राजधानी भोपाल की बदहाल सड़कों को लेकर IBC 24 की खबरों का बड़ा असर देखने को मिला है। गड्ढों में गायब हो चुकी भोपाल की सड़कों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने CSPS समेत भोपाल कमिश्नर, कलेक्टर और एजेंसियों के प्रमुखों की मीटिंग लेकर कड़ी फटकार लगाई है। बैठक में सीएम ने कहा कि मुझे एक्सक्यूज नहीं, गड्ढे खत्म चाहिए। भोपाल की सड़कों की जिम्मेदारी एक या दो एजेंसी के पास हो, ढेरों एजेंसी की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि परंपरा बदल दो। सीएम ने तत्काल प्रभाव से राजधानी परियोजना प्रशासन यानी कि CPA समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि भोपाल की 50% सड़कें बारिश के कारण बदहाल हो गई हैं। कहीं गड्ढे तो कहीं धूल का गुबार है, तो कहीं बारिश होते ही सड़कों पर कीचड़ जमा हो जाता है। हम लोग कुछ करते हैं कि नहीं करते, कोई तालमेल है कि नहीं है, कौन सी एजेंसी कहाँ काम कर रही है। तो ये नौबत क्यों आई कि रोज गड्ढे के नियम। अब ये एक्सक्यूज मत देना होते, ये तो बहुत अच्छा तरीका काम करता है। फलाना हो गया, झुमका हो गया, हमका हो गया और खेल खत्म। सब उसका रजिस्ट्रेशन का काम भी पहले क्यों नहीं सोचा, बरसात के पहले क्यों नहीं सोचा, इंस्टॉलेशन का काम साथ साथ क्यों नहीं चलता, मुझे ये बताओ। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान 586 करोड़ रुपए की दवा और उपकरण खरीदी को लेकर विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि अरबों की खरीदी सरकार के किस विभाग ने की है ये साफ ही नहीं हो पा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत जब जानकारी मांगी गई तो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने जिम्मेदारी राज्य क्रय समिति पर डाल दी, लेकिन फिर सरकार की तरफ से दावा किया गया कि खरीदी CGMSCL की ओर से की गई है। भाजपा इसमें जहां बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वही स्वास्थ्य मंत्री जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में 586 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। इस पैसे से दवा, उपकरण समेत अन्य दूसरे सामान खरीदे गए, लेकिन इन सामानों की खरीदी किसने और कैसे की, इस सवाल पर बड़ा विवाद पैदा हो गया है। दरअसल भाजपा ने सूचना के अधिकार के तहत CGMSCL से इसकी जानकारी मांगी, क्योंकि प्रदेश में दवा और उपकरणों की खरीदी इसी के जरिए की जाती है। लेकिन CGMSCL ने ये कहते हुए आवेदन राज्य क्रय समिति के पास भेज दिया कि खरीदी उसी ने की है और सारे दस्तावेज भी उसी के पास हैं। 1 महीने तक जब जवाब नहीं मिला तो बीजेपी अपील के लिए सर्किट हाउस के कमरा नंबर 403 पहुंची, जिसे राज्य क्रय समिति का दफ्तर बताया गया था, लेकिन तब तक दफ्तर बंद हो चुका था। फिर से अपील CGMSCL के पास लगाई गई। यहाँ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य क्रय समिति के उच्च अधिकारी से बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि समिति की अंतिम बैठक के बाद सारे दस्तावेज CGMSCL को सौंप दिए जाएंगे। उसके बाद आवेदक को जानकारी दे दी जाएगी। ये विषय आने के बाद सरकार के DPR विभाग ने स्वयं बयान में इस बात को जारी किया है कि छत्तीसगढ़ की जो दवा निगम कंपनी है उसके माध्यम से 589 करोड़ की खरीदी हुई है। स्टेशन बिल वगैरह जो है और साथ में जो उनका पेमेंट भुगतान वगैरह है, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया तो निगम के माध्यम से ही हुई है। तो यदि ये सारी प्रक्रिया निगम ने की है तो उनको ये सारी नस्ती और जो दस्तावेज हमको उपलब्ध कराने में क्या तकलीफ है। सवाल है कि अगर दस्तावेज राज्य क्रय समिति के पास हैं, तो फिर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी क्यों नहीं दी गई। विरोधाभास तथ्य ये भी है कि जब ये मुद्दा मीडिया में उछला तो बाकायदा बयान जारी कर कहा गया कि कोरोना काल में 586 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी CGMSCL से की गई। अगर खरीदारी इसने की तो दस्तावेज राज्य क्रय समिति के पास कैसे पहुंचे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि आपातकाल में खरीदारी कई एजेंसी कर लेती है, पर जानकारी एक जगह होनी ही चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की जाँच का भी आश्वासन दिया। CSR फंड है, कभी विभागों का काम वहाँ से हो जाता है, कभी DMA फंड है वहाँ से हो जाता है, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी निधि से खरीदी हो जाती है। और विभाग जो सीधे तौर पे खरीदी करता है तो या तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, उन लोगों को जो अधिकार दिए हैं उन लोग खरीदी करते हैं। और फिर CGMSC, जब CGMSC के पास टेंडर या रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सामग्री उपलब्ध नहीं रहती और तत्काल सामग्री चाहिए होती है, तो वर्तमान में जिला अस्पतालों को 10% तक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अनुमति दे रखी है। बहरहाल भाजपा इस मुद्दे को और उछालने की तैयारी कर रही है, और जिस तरह सरकार के अलग अलग विभागों ने इस पर गफलत पैदा की है, उससे सरकार की किरकिरी भी होनी शुरू हो गई है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये मुद्दा क्या रंग दिखाता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।
अब बात करते हैं देश दुनिया की कुछ दूसरी खबरों की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देर रात अफगानिस्तान के ताजा हालात पर देश को संबोधित किया। 4 दिन में ये उनका दूसरा संबोधन था। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि इस वक्त दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा है। हम जुलाई से अब तक 18,000 से ज्यादा और 14 अगस्त के बाद से लगभग 13,000 लोगों को काबुल से निकाल चुके हैं। ये इतिहास का सबसे मुश्किल और बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन है। तालिबान के लिए भी वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि अमेरिका के सभी लोगों को निकालने तक हमारी सेना काबुल में ही रहेगी। बाइडेन ने कहा कि हमने 20 साल तक अफगानिस्तान के साथ काम किया है। इस समय भी काबुल में हमारे 6,000 सैनिक मौजूद हैं। अगर तालिबान अमेरिकी सेना पर हमला करता है तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि हम अफगानिस्तान पर अगले हफ्ते बड़ा फैसला लेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।